अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 18 ऑफ द कोर्स। आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने एक क्विज एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस लेक्चर में कि हमने जो एप्लीकेशन बिल्ड करनी है उसकी वर्किंग्स क्या है। देन वी विल डिस्कस कि हम अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट VS कोड के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हम पहले कंसोल के अंदर कर रहे थे वो सारी चीज़ें हम VS कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम कुछ टास्क हैं उनको परफॉर्म करेंगे जो हमें ऑलरेडी आते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस क्या हैं और उनका क्या यूज़ है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस लेक्चर के साथ ही कुछ एक्सरसाइज फाइल्स मिलेंगी और कुछ फोल्डर्स मिलेंगे जिनको आपने अपने VS कोड के अंदर यूज़ करना है। सो हमारे पास सबसे पहले आपने VS कोड को ओपन करना है। VS कोड को ओपन करने के बाद आपने अपने पार्ट 2 के फोल्डर को ड्रैग करना है अपने VS कोड के सॉफ्टवेयर के अंदर। राइट, आफ्टर डूइंग दिस आपको कुछ इस तरह की HTML की फाइल मिलेगी। अब इस HTML की फाइल के अंदर क्या है, सिंपल HTML की फाइल है जिसके अंदर हमने एक इंटरनल CSS का यूज़ किया है। सो हमारे स्टाइल्स जितने भी हैं वो इंटरनल ही हैं। फिर हमारे पास कुछ HTML लिखी है, कुछ बटन्स हैं उसके अंदर। और यहाँ पे जो पार्ट है ये वो एरिया है जहाँ पे आपने सारी अपनी जावास्क्रिप्ट लिखी है। राइट, ये है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आपने काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है। पहले मैं इसको कट करता हूँ। जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन वी राइट जावास्क्रिप्ट इन आवर प्रोजेक्ट्स, इन आवर वेब प्रोजेक्ट्स। राइट, अब हमने CSS के टाइम पे देखा था कि CSS को लिखने के 3 तरीके हैं स्पेसिफिकली। राइट, CSS को आप एक्सटर्नली लिख सकते हैं, CSS को आप इंटरनली भी लिख सकते हैं और CSS को आप इनलाइन करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमने उसके अंदर एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एक ही पेज पे काम कर लें ज़्यादातर, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज के अंदर हैं। अब डिस्कस करते हैं CSS की तरह ही आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो। आपने करना क्या है, सिंपली आपने अपने HTML के पेज के अंदर सबसे नीचे बॉडी टैग के अंदर जाना, और बॉडी टैग जहाँ पे आपका एंड हो रहा है इसके नीचे आपने एक टैग डिफाइन करना है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट टैग। और स्क्रिप्ट टैग को आपने एक एट्रीब्यूट देना है टाइप का, जिसके अंदर आप लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो, अगर आप ये टैग नहीं भी देंगे तो भी इट्स फाइन, लेकिन एक्सप्लिसिटली आप हर चीज़ को बयान करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप सिंपली ये कह रहे हो कि जो भी चीज़ें इस टैग के अंदर आएगी वो जावास्क्रिप्ट होगी जो मैं इस HTML के लिए यूज़ करूँगा। राइट, जावास्क्रिप्ट को भी आप एक्सटर्नली लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के साथ ही काम करना है, लेकिन फॉर दिस पार्ट हम इंटरनली काम करेंगे। सो इन दोनों टैग्स के अंदर अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकता हूँ। राइट, सो बॉडी टैग के बिल्कुल नीचे आपने एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है, उसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट देना है टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी मैं चीज़ लिखूंगा वो सिंपली मेरी जावास्क्रिप्ट होगी जो मैं इस HTML के डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। सो जो मेरे पास टेम्पलेट है वो ये है। सो ओवरव्यू देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन जो बनानी है उसकी वर्किंग क्या है। सो यू हैव टू बिल्ड ए क्विज एप्लीकेशन जिसके अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर वन स्ट्रिंग और वन स्ट्रिंग दोनों को प्लस करते हैं तो क्या वो इसके इक्वल होगा। बेसिकली MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। राइट, आपने इस MCQs का कोई ना कोई आंसर देना है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा यानी कि आंसर अगर आपका ठीक होगा फॉल्स या ट्रू के अंदर, तो आपका बटन ग्रीन हो जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपका आंसर गलत होगा तो बटन आपका रेड हो जाएगा और उसका भी नीचे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सो अगर मैं कहता हूँ, मान के चलते हैं आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वन स्ट्रिंग और वन स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो क्या इसका आंसर ये आता है। लेट्स चेक इट ऑन द कंसोल। So one string
को अगर मैं वन स्ट्रिंग के साथ प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है कंकैटिनेट होके 11, जिसका मतलब है कि इसका सही आंसर होगा फॉल्स। जैसे ही मैं फॉल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन ग्रीन हो जाता है और पीछे मेरे पास उस जो फिनोमिना है उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों है, राइट। अब इसको रीलोड करते हैं पेज को। अब मैं कहता हूँ कि मैं किसी वजह से मुझे समझ नहीं आया, मैंने कह दिया कि ये ट्रू है। सो गलत जो आंसर होगा, अगर तो आपका आंसर गलत है तो ये बटन को बैकग्राउंड कलर दे देगा रेड कलर का और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देगा, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन जो आपने बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स टेक्सचुअल डेटा होता है जो कि आप कोड में लिखते हो टू अंडरस्टैंड योर ओन कोड, या फिर अगर आप चाहते हो कि जो भी इंसान आपका कोड रीड कर रहा है वो उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके। सो कमेंट्स हेल्प अदर एंड योर सेल्फ अंडरस्टैंड योर कोड, और ये हेल्प करते हैं आपका टू कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के फाइल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे हमने कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, राइट, जो कि बता रहे हैं, आप रीड करने वाले हो इस फाइल को, तो आपको ये बता रहे हैं कि आपने कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, राइट, सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम और इसको मैंने इक्वल कर दिया है इरशान के। मान के चलते हैं कि आपको कोडिंग नहीं आती और आप इस कोड को रीड करना चाहते हो, सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ here I have declared a variable with value इरशान, राइट। अब ये आपको कमेंट बता रहा है कि ये जो चीज़ मैंने डिक्लेयर की है या लिखी है ये बेसिकली एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू इरशान है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ उन चीज़ों के बारे में जो हमें ऑलरेडी आती हैं, लेकिन हम इस बार कंसोल के अंदर काम नहीं करेंगे, हम VS कोड के अंदर काम करेंगे। सो हमने क्या करना है, हमने अपनी फर्स्ट 3 टू डूज को कंप्लीट करना है जो कि हमें यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखी हुई है। हमारी पहली टू डू क्या कहती है, हमने उसको कंप्लीट करना है, टू डू 2 को करना है और टू डू 3 को करना है, राइट। सो पहली टू डू क्या कहती है हमें कि डिक्लेयर करो 3 वेरिएबल जिसका नाम होगा स्टेटमेंट, ऑप्शन बटन और एक्सप्लेनेशन, और उनके अंदर स्टोर करो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग HTML एलिमेंट्स को, राइट। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं कि टू डू 1 ये है। उसने कहा कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्टेटमेंट नाम का, फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट ऑप्शन बटन्स नाम का, और आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है एक एक्सप्लेनेशन नाम का, राइट। अब हम यहाँ पे अगर आते हैं ना, यहाँ पे हमें उसने फर्दर एक्सप्लेनेशन दिए। स्टेटमेंट जो वेरिएबल आपका होगा शुड बी द स्टेटमेंट डिफ, यानी कि इसके अंदर आपने अपने जो स्टेटमेंट HTML एलिमेंट को है उसको स्टोर करना। तो हम HTML एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते थे, डॉम के जरिए हम करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम अपने HTML एलिमेंट की ID या क्लास देंगे। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं, ऑप्शन बटन शुड बी ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ऑप्शन डिफ। तो ऑप्शन डिफ के अंदर हम अगर जाएं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो बटन्स होंगे एलिमेंट्स हैं हमने इनको सेलेक्ट करना है। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे क्योंकि ये 2 बटन्स हैं, राइट। अगर हम क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ पहले बटन को सिलेक्ट करेगा, हम दोनों को करना चाहते हैं हमें ऑल का यूज़ करना पड़ेगा। सो क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे मैं सिंपली बटन लिख रहा हूँ, तो ये सिंपली क्या करेगा, ये दोनों बटन एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा डायरेक्टली, मैं किसी ID या क्लास का यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे। इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हमारी एक्सप्लेनेशन की जो भी ID होगी, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ID एक्सप्लेनेशन है तो मैं यहाँ पे हैश लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, और हमारे स्टेटमेंट की भी जो ID है वो स्टेटमेंट है, राइट। सो हमारा पहला टास्क तो हो गया, पहला टू डू कि हमने वेरिएबल्स को असाइन करना था, हमने कर लिया। अब दूसरा टास्क क्या है, क्रिएट्स अ फैक्ट ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा फैक्ट्स।
जो रिप्रेजेंट करेगा वन ट्रू और फॉल्स फैक्ट यू हैव लर्नड अबाउट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पहली चीज़ तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सो कॉन्स्ट फैक्ट्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये चीज़ तो कंफर्म होगी। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो उसकी वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट होगी, एक आंसर होगा और एक एक्सप्लेनेशन होगी। सो वो कह रहा है कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट होगी, एक आंसर होगा और एक एक्सप्लेनेशन की होगी, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा हो। स्टेटमेंट में वो बेसिकली चाह रहा है कि आप एक क्वेश्चन दो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम कहते हैं कि जिस तरह हमने पहले देखा कि वन, क्या वन प्लस वन स्ट्रिंग का इसके इक्वल है? अगर है तो उसका आंसर ट्रू लिख दो, अगर नहीं है तो उसका आंसर फॉल्स लिख दो, राइट। लेकिन हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि आर अरेज ऑब्जेक्ट्स, क्या अरेज भी ऑब्जेक्ट है? आर अरेज ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स? तो जो इसका आंसर है वो है ट्रू, ऑब्वियसली, राइट। इस अरेज भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने टाइप ऑफ के ऑपरेटर से चेक किया था कि क्या अरेज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसने कहा था ऑब्वियसली अरेज ऑब्जेक्ट्स हैं। हम दोबारा अगर चेक करें टाइप ऑफ अरेज, यहाँ सिंपल अरे, तो वो कहता है कि अरे की जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये हमने बताना है एक्सप्लेनेशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्यों है। सो अरेज आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स but with special powers. We can access these the values of array using indexes, right? ये इसकी स्पेशल पावर। सो अरेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स ही है, लेकिन उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि हमें इंडेक्सेस के थ्रू उसकी वैल्यूज को एक्सेस करने की ताकत देती है। तो दूसरा टू डू हमने कंप्लीट कर लिया। उसने कहा था दूसरा टू डू जो है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए फैक्ट्स, उसके अंदर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उस स्टेटमेंट का आंसर होना चाहिए और उस स्टेटमेंट के आंसर के अकॉर्डिंग आपकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए, राइट। अब आते हैं हम अपने थर्ड टू डू पर। तो थर्ड टू डू क्या कहती है कि यूज करो स्टेटमेंट एलिमेंट को और उसके अंदर डिस्प्ले करो आपके फैक्ट को। तो स्टेटमेंट जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट एलिमेंट जो है वो स्टोर्ड है, राइट। सो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं स्टेटमेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करके इसके अंदर मैंने चीज़ को डालना है ना। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट HTML एलिमेंट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टेटमेंट HTML एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं JS के ज़रिए। ये काम हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन पहले हमने कंसोल के अंदर किया था, अब हम VS कोड के अंदर डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम कहेंगे स्टेटमेंट, यानी कि इसने उस डिफ को सिलेक्ट कर लिया, हम कहेंगे इस डिफ के टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, यानी कि डिफ के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो इक्वल होगा हमारे फैक्ट्स डॉट स्टेटमेंट के, यानी कि इस वैल्यू के इक्वल। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अपने पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है आर अरेज ऑब्जेक्ट्स, क्या अरेज ऑब्जेक्ट्स है, राइट। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं। अगर मैं इसको डालता हूँ रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाती हैं चीज़ें। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये स्टेटमेंट एलिमेंट है, ये स्टेटमेंट टाइप है, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आर अरेज ऑल्सो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो ये डिव खाली हो जाता है। सो वी आर डायनामिकली एडिंग द टेक्स्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो हमारी पहली 3 टू डूज तो कंप्लीट हो गई।
अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है कि हम फंक्शंस को कैसे बना सकते हैं और फंक्शंस एक्चुअली में है क्या। सो फंक्शंस आर बेसिकली मिनी मशीन्स। ये वो मिनी मशीन्स हैं जो आपका काम ऑटोमेट करेंगे, कम करेंगे, और इसके ज़रिए आप डिफरेंट वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी आप इनपुट लोगे। सो इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। फंक्शंस क्या है? मिनी मशीन्स। मिनी मशीन क्या है? आपका एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन कोई ना कोई इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। अब मान के चलते हैं कि आप आपके पास एक मशीन है जो कि केक बनाती है। सो केक मशीन। केक मशीन आपकी क्या है? आपका एक फंक्शन है जो कि इनपुट के अंदर फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स लेता है, इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग आपको केक बना के दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लेवेंडर के इंग्रेडिएंट्स देंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेवेंडर का केक आपको पैक कर देगा। अगर आप इसको चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स देंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली चॉकलेट केक पैक कर देगा। बरक्स इसके अगर आप मैनुअली ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंग्रेडिएंट का, उसको चॉकलेट के इक्वल करते हैं, फिर आप कंसोल लॉग करते हैं इंग्रेडिएंट्स को फॉर एग्जांपल, और फिर आपका चॉकलेट केक प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट्स, लेट इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल लेवेंडर। लेवेंडर मेरा इंग्रेडिएंट है और मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग अगर तो मेरा इंग्रेडिएंट लेवेंडर है तो मुझे लेवेंडर केक दे दो। अब मान के चलते हैं मुझे एक और ऑर्डर आ गया है चॉकलेट केक का, ठीक है, मेरी बेकरी के अंदर। अब मुझे मेरे इंग्रेडिएंट्स दोबारा से तैयार करने पड़ेंगे। इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। फिर मैं दोबारा कंसोल लॉग करूँगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंग्रेडिएंट्स और यहाँ कॉमा लिख सकता हूँ, राइट। तो वो लिख देगा कि चॉकलेट केक फ्ला फ्ला फ्ला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये चीज़ें बार बार लिखनी पड़ रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मशीन हो जिसके अंदर हम सिर्फ अपने इंग्रेडिएंट दें और वो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये सारा कुछ, ये नाम वगैरह चेंज कर दे, ऑटोमेटिकली हमारे केक को पैक कर ले, राइट। तो हमने उसके लिए एक फंक्शन को अब बनाना है। सो फंक्शन को अगर हमने देखा है तो वो फंक्शन करता क्या है? ये बेसिकली एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। सो अगर वैल्यूज आपकी थिंग्स हैं, इफ वैल्यूज आर थिंग्स और वेरिएबल पॉइंट टू थिंग्स, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि वैल्यूज जो है, हम यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यूज जो है वो है थिंग्स, और वेरिएबल क्या करते हैं? हमने पढ़ा था कि वेरिएबल पॉइंट करते हैं वैल्यूज पे, अगर वैल्यूज थिंग्स हैं तो ऑब्वियसली वेरिएबल थिंग्स पे पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस डू द थिंग। फंक्शंस क्या करते हैं? आपके इनपुट के अकॉर्डिंग, जिस तरह यहाँ पे इंग्रेडिएंट का इनपुट था ना, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और एक्शन परफॉर्म करके मुझे कोई ना कोई ये आउटपुट देगा। अब हम देखते हैं जी कि आपने फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करना है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली लिखेंगे, यूज़ करेंगे कीवर्ड का फंक्शन, फिर आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ये जो ब्रैकेट्स होंगी, करली ब्रेसेस जो होंगी, इसके अंदर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि आपका फंक्शन क्या करेगा, राइट। सो आते हैं हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करोगे। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करने के बाद ये जो है आपका कीवर्ड है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट अपने फंक्शन का नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ऐड, मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ, ऐसी मशीन बना रहा हूँ जो दो नंबर्स को ऐड करती है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसके आगे मेरी आएगी करली ब्रेसेस। अब ये जो हिस्सा है इसके अंदर मेरा आएगा वो कोड, वो एक्शन जो मैं चाहता हूँ कि हो, वो एक्शन जो मैं चाहता हूँ कि हो। अब हमने ऊपर बात की थी कि आपके फंक्शंस जो हैं वो कोई ना कोई इनपुट लेते हैं। अब फंक्शंस में जो इनपुट जाता है ना उसको आप कहते हो पैरामीटर्स। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जब केक मशीन एक फंक्शन है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करती है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आएंगे। अब जब वो एक्सपेक्ट कर रही है ना तो आप उस चीज को, एक्सपेक्टेशन को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को आप पैरामीटर कहते हो। और जब आप उसके अंदर कोई इनपुट देते हो तो बेसिकली आप कह रहे होते हो कि मैं अपनी मशीन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आपका इनपुट होगा जो आप दोगे। एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो पैरामीटर के जो एक्सेप्ट करता है, जो इनपुट वो एक्सेप्ट करता है वो पैरामीटर है, जो इनपुट आप दोगे वो आर्ग्यूमेंट है। सो दोबारा आ जाते हैं, फंक्शन हमारा था, उसका नाम था ऐड, ये हमारा फंक्शन नेम है। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, सर्कल ब्रैकेट्स, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए और बी, ठीक है। अब ये जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना फंक्शन, तो आप इन दोनों चीज़ों को कहोगे कि ये वो दोनों एक्सपेक्टेड इनपुट्स हैं जो वो चाहता है फंक्शन, वो मशीन चाहती है कि उसको दी जाए। सो ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, राइट। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने सारा कुछ बताना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि इस इनपुट के साथ हो और मुझे रिटर्न मेरा आउटपुट क्या मिले। सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग हो जाए अगर ए एक नंबर है और बी एक नंबर है तो ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों नंबर को प्लस कर दो और मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करके दे दो, राइट। अब ये फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने कहा कि एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड, ये दो पैरामीटर्स को, इनपुट्स को एक्सपेक्ट करता है, दो नंबर्स को। सो हम इसको num1 कह सकते हैं और num2 कह सकते हैं। और मैं चाहता क्या हूँ कि जब इनके अंदर इनपुट्स आ जाएं तो num1 num2 के साथ प्लस हो जाए। अब ये मैंने कर दिया अपना फंक्शन डिक्लेयर। अब हमने देखना है कि हम इस फंक्शन को यूज कैसे कर सकते हैं। अब यूज करने का मतलब होता है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल करने का मतलब होता है कि आप फंक्शन को यूज कर रहे हो। फंक्शन यूज कर रहे हो, फंक्शन को आप कैसे यूज करते हो, आपके फंक्शन का आप नेम लिखते हो, हमारे केस में हमारे फंक्शन का नाम है ऐड, और आप ब्रैकेट्स लगा देते हो ऐसे सीधा। इसका मतलब है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब हमारा फंक्शन एक्सपेक्ट करता है हमारे से इनपुट्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड इनपुट्स हमने क्या कहा था कि वो पैरामीटर्स होते हैं, वो हमने लिख दी। अब हमने इन एक्सपेक्टेड इनपुट्स के हिसाब से हमारे फंक्शन को वैल्यूज देनी है। तो जो वैल्यूज हमने देनी है उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो हमने ऊपर पढ़ा। आप सिंपली इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो तो आप पैरामीटर डिफाइन करते हो, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आप आर्ग्यूमेंट देते हो, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पहला आर्गुमेंट जो है वो 2 है और मेरा दूसरा आर्गुमेंट जो है वो 3 है। अब होगा क्या, बेसिकली इस num1 की जगह 3 आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरा परफॉर्म करूँ यहाँ पे, इस num1 की जगह आ जाएगा 3 और इस num2 की जगह आ जाएगा, ओह सॉरी गलत देख रहा हूँ,
बेसिकली इस num1 की जगह आ जाएगा 2 और इस num2 की जगह आ जाएगा 3। और हम क्या कह रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे num1 प्लस num2, तो सिंपली जब num1 की जगह 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और num2 की जगह जब 3 आ गया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। सो इन दोनों का जो आंसर होगा ये रन होगा, इन दोनों का आंसर मुझे मिलेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, इसके अंदर मैं ये जिस तरह ऊपर आ रहा है वो कह रहा है कि num1 के वेरिएबल पे, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था, पैरामीटर डिफाइन किया था, इसको कोई वैल्यू दो। तो मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है। अब वो कह रहा है कि num2 की वैल्यू दो, कॉमा लिखा, num2 की वैल्यू मैंने कह दी 7 है। क्या कर रहा है ये, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 हो गया num1 की जगह, यहाँ पे 7 था, num2 की जगह 7 हो गया, तो 4 प्लस 7 11, और ये करके रहा है इसको प्रिंट। तो ऐसे ही प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम बनाते हैं अपने केक वाली फंक्शन को। फंक्शन केक मेकर, ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ये इंग्रेडिएंट एक्सपेक्ट करता है, और अकॉर्डिंग टू जो भी इसका इंग्रेडिएंट होगा ये कंसोल डॉट लॉग कर देता है, प्रिंट कर देता है इंग्रेडिएंट कॉमा केक, राइट। अब मैं केक मेकर के अंदर जो मेरी मशीन है इसके अंदर सिर्फ अपना इंग्रेडिएंट देता हूँ, ये मुझे केक बना के खुद ही देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ मुझे लेवेंडर केक चाहिए, तो मुझे कहता है लेवेंडर केक पैक्ड। अगर मैं इसको कहता हूँ मुझे चॉकलेट केक चाहिए, तो ये कह देता है चॉकलेट केक पैक्ड। अगर मैं इसको कहता हूँ स्ट्रॉबेरी केक चाहिए, तो ये कह देता है स्ट्रॉबेरी केक पैक। तो मुझे इनपुट के हिसाब से मेरे ये आंसर करता है, आउटपुट देता है। अब फ़र्क क्या है, जो मैं मैनुअल पहले चीज़ कर रहा था, मुझे मेरा वेरिएबल बार बार डिफाइन करना पड़ा था, बार बार मुझे कौनसे लॉग लिखने पड़ रहे थे। इसके अंदर मैंने सिंपली एक दफ़ा अपना फंक्शन डिफाइन किया, मेरी मशीन बना दी, और मेरी मशीन को मैं बस अपना इनपुट देता हूँ, वो मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देती है। हर इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि आपके जो फंक्शंस है वो वैल्यूज़ को रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। किसको, वैल्यूज़ को। अब इसका मतलब ये है कि हमने डिस्कस किया था जैसे कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के ऊपर, राइट, जो बिल्ट इन हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, अब इसके ऊपर मैं एक फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ टू अपर केस, राइट। अब ये मुझे रिटर्न करता है एक वैल्यू इब्शाम नाम की, और इसी तरीके से कुछ फंक्शंस हैं जो मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करते और मुझे अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं। जो रिटर्न वैल्यू होती है इसको आप किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हो, यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ नेम कैपिटलाइज्ड, और मैं कह सकता हूँ इब्शाम डॉट टू अपर केस, राइट। अब नेम कैपिटलाइज के अंदर ये चीज़ सेव हो गई है। इस फंक्शन ने, टू अपर केस ने, मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न की है और वो वैल्यू सेव होगी इब्शाम के अंदर। अब हमने इस तरह के फंक्शन को डिज़ाइन करना है कि जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, और एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन करना जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब फर्स्ट करते हैं कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जो हमें हमारा केक जो है वो रिटर्न करता है, और उस केक को हम अपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो जो हमने पहले फंक्शन बनाया था वो था केक मेकर कंसोल डॉट लॉग कुछ ना कुछ, राइट। अब मान के चलते हैं कि मैं अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ केक, और इसके एक में लिखता हूँ केक मेकर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे लैवेंडर का केक दो, राइट। अब एक कंसोल डॉट लॉग हुई है वैल्यू, और जो चीज़ रिटर्न हुई है, यानी कि ये एरो जो होता है ना, ये रिटर्न के शो कर रहा होता है, ये कह रहा है कि रिटर्न अनडिफाइंड हुआ है। इसके मतलब ये है कि मेरा जो केक वेरिएबल है वो अभी अनडिफाइंड है,
उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि जो मेरा ये फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब आप कुछ रिटर्न कर रहे होते हो ना तो आप एक एक्स्ट्रा कीवर्ड का यूज़ करते हो, रिटर्न कीवर्ड का। अब हमने उसका यूज़ कर, तो केक मेकर डैट रिटर्न्स वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू जो भी इनपुट आएगी, मेरा ये वाला फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू क्या हो सकती है? वो वैल्यू हो सकती है इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट प्लस केक, राइट। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ना तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंग्रेडिएंट का नाम, फॉर एग्जांपल लेवेंडर है तो उसके साथ वो केक को कंकैटिनेट कर देगा। सो अगर अब मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट केक 2 और इस दफ़ा मैं दूसरे फंक्शन का यूज़ करता हूँ केक मेकर डैट रिटर्न्स वैल्यू, और अब अपने केक 2 को अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है लेवेंडर केक की, राइट। क्या ये बात समझ आ रही? अच्छा, अगर मैं इसको वैसे भी कॉल करूँगा ना तो ये मुझे रिटर्न करेगा। अब ये मुझे रिटर्न कर रहा है लेवेंडर केक। जो ये वाला पॉइंटर है ये आपका रिटर्निंग वैल्यू को शो करता है। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं अपना पिछला वाला फंक्शन कॉल करता हूँ केक मेकर सिंपल, तो ये कंसोल डॉट लॉग तो कर रहा है वैल्यू को, लेकिन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, राइट। सो अगर मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा इसकी रिटर्न वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा तो ये कोई रिटर्न करता नहीं है वैल्यू, तो मैं उसकी वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं कर सकता। सो हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी है कि आपके फंक्शंस जो हैं वो वैल्यू को रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब लास्ट चीज़ क्या है कि आपके पास दो किस्म के फंक्शन होंगे, ऐसे फंक्शन जिनके अंदर आप इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ऐड करेंगे यानी इनपुट्स दोगे, और ऐसे भी फंक्शंस होंगे जिनके अंदर आप इनपुट्स नहीं दोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ गेट रैंडम नंबर, और इस फंक्शन के अंदर मैं कोई पैरामीटर ही नहीं दूंगा। अगर मैं पैरामीटर नहीं दूंगा इसका मतलब ये है कि ये कोई फंक्शन, ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली काम करती है, इसको कुछ बताना नहीं पड़ता, ठीक है, इसको कोई इनपुट देनी नहीं पड़ती। और इसका काम क्या है? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग नहीं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये रिटर्न करती है मैथ डॉट रैंडम, और अगर मैं अपना गेट रैंडम नंबर अब कॉल करता हूँ तो ये मुझे रैंडम नंबर देती है हर बार, राइट। जो उसकी इंस्ट्रक्शन है। अब होता क्या है जब मैं इसको कॉल करता हूँ ना, जब भी मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ ना तो जो भी फंक्शन के अंदर कोड लिखा होता है ना वो रन होता है, ठीक है। अब बेशक मैं अपना ये वाला करूँ कॉल, जब मैं अपना केक मेकर डैट रिटर्न्स वैल्यू कॉल करता हूँ इनपुट वैल्यू के साथ, तो इनपुट वैल्यू जाती है इंग्रेडिएंट की जगह और फिर ये वाला कोड रन होता है जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब मैं गेट रैंडम नंबर को कॉल कर रहा हूँ तो जो ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा है वो रिटर्न होता है। सो फंक्शन की हमने अभी बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली हैं। अब थियोरेटिकली स्लाइड्स पे देखते हैं जो जो हमने काम देखा है, क्या वो हमें समझ आ गया। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आपके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर वैल्यूज थिंग्स हैं तो वेरिएबल पॉइंट करेंगे थिंग्स को, और फंक्शन जो है वो आपके एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो थिंग्स को करते हैं। डिक्लेयर कैसे करते हैं फंक्शन को? आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हो, फंक्शन का नेम लिखते हो, आप ब्रैकेट्स लगाते हो, अगर आपके कोई पैरामीटर्स हैं तो उनको डिफाइन करते हो, और कर्ली ब्रेसेस लगा के अपने कोड को लिखते हो जो भी आप चाहते हो कि एक्शन परफॉर्म हो। फंक्शन को कॉल कैसे करते हो? आप अपने फंक्शन का नाम लिखते हो, ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हो यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स जो आपने वहाँ पे डिफाइन किए होंगे। अब आते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स पे। सम फंक्शंस नीड मोर देन वन वैल्यू टू वर्क विद, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है
फंक्शन है उसका नाम है ऐड, उसके अंदर दो पैरामीटर्स वो कह रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि ये दो इनपुट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, और ऐड को हम जब कॉल कर रहे हैं तो हम दो इनपुट वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में कंफ्यूज नहीं होना। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो ना, तो आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आप आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करते हो। जब मैं यहाँ पे फंक्शन को बना रहा हूँ, अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स में पास कर रहा हूँ एज पैरामीटर, ठीक है। अब सम फंक्शंस डू नॉट इवन नीड वैल्यूज। अब कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जिनको वैल्यूज की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि उनको पैरामीटर्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमने ये फंक्शन देखे हैं। कुछ फंक्शंस होंगे जिनको इनपुट्स की ज़रूरत होगी, कुछ फंक्शंस होंगे जिनको इनपुट की ज़रूरत नहीं होगी। अब पैरामीटर्स आर द इनपुट्स अ फंक्शन एक्सपेक्ट्स, ही हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक फंक्शन है add3 नाम का, उसके अंदर वो एक्सपेक्ट करता है तीन इनपुट x y z, और जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम इसके इनपुट इसको दे देते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो कहता है कि इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, जब हम उसको इनपुट्स दे रहे हैं तो हम कहेंगे हम इसको तीन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। सो पैरामीटर्स आर द इनपुट्स दैट फंक्शन एक्सपेक्ट, arguments are the actual values with which the function is being called। तो arguments वो actual input की values हैं जो उस parameter की जगह जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो ये है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं उनकी नेमिंग, यानी कि जो भी आप पैरामीटर्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन बनाते के टाइम, उनकी नेमिंग किस तरह की होनी चाहिए। फंक्शन एक्स और इसके अंदर अगर ए बी सी पैरामीटर्स है ना, इनकी नेमिंग कन्वेंशन आपने वही रखनी है जो आपके वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फंक्शन है आपका, उसके पैरामीटर में आप एज अ पैरामीटर उसको स्ट्रिंग नहीं दे सकते, ठीक है। ये एक एरर है। आपने हमेशा यहाँ पे एक पैरामीटर देना है जो कि वेरिएबल टाइप होगा, यानी कि एक्स वाई जेड जो है आप मान के चल सकते हो कि ये वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर बाद में वैल्यूज़ एज इनपुट जानी है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को नेमिंग भी वैसे ही देनी है जो आपकी वेरिएबल की नेमिंग है। वेरिएबल की नेमिंग क्या थी कि आपने कैमल केस का यूज़ करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करने वेरिएबल्स के नेम को, इसी तरह आपने नंबर से अपने पैरामीटर्स के नेम स्टार्ट नहीं करने। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने फंक्शन को वो वैल्यूज़ वो इनपुट्स नहीं देते जो वो एक्सपेक्ट करता है तो क्या होता है। अब जिस तरह यहाँ पे एक फंक्शन है ऐड3, ये तीन इनपुट्स को एक्सपेक्ट करता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको z वाला इनपुट नहीं देता, तो हमने इसका रिजल्ट देखना है कि क्या निकलता है। सो ऐड3 1 और 2 मैं दे देता हूँ, ठीक है। और वो यहाँ पे रिजल्ट में मुझे क्या कह रहा है, फंक्शन के हिसाब से माई पैरामीटर नंबर्स आर नेम्ड आर एक्स वाई एंड जेड। तो वो कह रहा है मेरे पैरामीटर्स के नेम है एक्स वाई जेड, लेकिन जो मुझे पैरामीटर रिसीव हुए हैं, यानी कि आर्गुमेंट जो मुझे दिए गए हैं उन पैरामीटर्स के बरक्स, वो मुझे रिसीव हुए हैं 1 और 2। तो वो 1 और 2 कह रहा है, और y के अंदर उसकी वैल्यू उसको नहीं मिली तो वो कह रहा है अनडिफाइंड। इसका मतलब सिंपल यही है कि मैं जैसे तीन वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एक मैं कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, जो y वेरिएबल है उसको मैंने वैल्यू दे दी है इनपुट की 2, और जो मेरा z वेरिएबल है उसको मैंने वैल्यू नहीं दी। अगर मैं x को निकालता हूँ तो 1 आता है, y को निकालता हूँ 2 आता है, z को निकालता हूँ अनडिफाइंड आता है। आप इस फंक्शन को रीड कैसे करोगे, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये पैरामीटर्स हैं जो ये वेरिएबल्स, ठीक है। आपने इनपुट जब दिया है तो आपने अपनी x की वैल्यू को कह दिया है 1 के इक्वल, आपने y की वैल्यू को आपने कह दिया है 2 के इक्वल, और z को आपने क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी तो वो अनडिफाइंड है। इसी वजह से यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट लॉग है आई रिसीव्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह अनडिफाइंड, क्योंकि z की जो वैल्यू है आपने वो नहीं दी, वो डिफाइन नहीं की आपने, राइट। सो अगर आप अपने इनपुट्स को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करोगे तो आपकी जो वैल्यू रिटर्न होकर आपके पास आएगी वो होगी अनडिफाइंड, क्योंकि आपने वैल्यूज़ को नहीं दी। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज के अंदर आपने तीन फंक्शंस बनाने हैं, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन, एक यल का फंक्शन और एक लॉन्गर देन का फंक्शन, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा मल्टीप्लाई, और वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न करेगा। फिर आपने एक फंक्शन बनाना है यल नाम का जिसके अंदर एक स्ट्रिंग जाएगा,
जिसके अंदर एक स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा और वो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को बड़ा करके रिटर्न कर देगा। फिर आपने एक फंक्शन बनाना है लॉन्गर देन, जिसके अंदर दो अरेज जाएंगी, यानी कि वो दो अरेज को एक्सपेक्ट करेगा और रिटर्न करेगा वो उस अरे को जो लंबी होगी, यहाँ की यानी कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। अगर आपने अरे की लेंथ निकालनी हो ना तो आप सिंपल अरे का मेथड यूज़ कर सकते हो डॉट लेंथ। तो इसकी जो अरे की लेंथ है वो 3 आ रही है। अच्छा, ये वाला जो लास्ट वाला फंक्शन है इसको हम बना के दिखाता हूँ। सो फंक्शन का नाम क्या है, लॉन्गर देन। ये फंक्शन दो अरेज को एक्सपेक्ट करता है, अरे 1 और अरे 2। सो हम कह सकते हैं रिटर्न करो, हाँ रिटर्न नहीं, इफ़, अब ये इफ़ वाली चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, मैं इसलिए ये वाला फंक्शन बना के दे रहा हूँ। इफ़ बेसिकली कहता है कि अगर ये हो तो ये कर दो, अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो ये चीज़ परफॉर्म करो, अगर वो वैल्यू ट्रू हो तो वो चीज़ परफॉर्म करो। सो हम क्या कह रहे हैं कि अगर अरे 1 की लेंथ ज़्यादा है, ग्रेटर है अरे 2 की लेंथ से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो रिटर्न कर दो अरे 1 is larger than array 2 else। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर तो ये वैल्यू ट्रू है तो ये वाला कोड रन करो, अगर नहीं है यानी कि अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो जो एल्स के अंदर कोड होगा वो रन होगा। एल्स अगर तो अरे 1 की लेंथ अरे 2 से ज़्यादा है तो कह दो अरे 1 इज़ लार्जर देन अरे 2, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो अरे 2 इज़ लार्जर देन अरे 1। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर लॉन्गर देन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर जाएगी दो अरे, एक 1 2 3 अरे चलेगी और इसके साथ दूसरी अरे चलेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये इफ़ के अंदर आएगी तो ये चेक करेगा इसकी लेंथ जो है वो 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो क्या 3 5 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स होता है। तो ये एल्स वाली चीज़ आपकी परफॉर्म होगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो अब जो लेंथ है यहाँ पे वो 6 है और यहाँ पे 5 है, तो 6 क्या 5 से बड़ा होता है, ट्रू। तो जो पहली वाली चीज़ है ब्लॉक है वो रन होगा। राइट, आज के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉज लेते हैं। आपके पास जो एक्सरसाइज है आपने वो क्या करनी है, आपने तीनों के तीनों टू डूज को परफॉर्म करना है जो आपको HTML की फाइल दी जाएगी। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, आपने फैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाना है और स्टेटमेंट के एलिमेंट को इक्वल करना है आपने फैक्ट्स के टेक्स्ट के। राइट, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने फंक्शंस को कैसे बिल्ड करना है। फंक्शंस जब आपको बनाने आ जाएंगे तो आपने 3 फंक्शंस एक्सरसाइज में बनाने। एक फंक्शन आपने बनाना है मल्टीप्लाई का, जो कि रिटर्न करेगा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई का जो फंक्शन होगा वो दो वैल्यूज़ को एक्सपेक्ट करेगा, उसमें दो पैरामीटर्स होंगे, फिर वो उन दो पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है यल का, ये क्या करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे एक पैरामीटर स्ट्रिंग, आपने क्या करना है उस स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करके रिटर्न कर देना। तो आप इसमें अपर केस का यूज़ कर सकते हो। फिर आपने थर्ड जो है, ये आपकी वीडियो के अंदर मैंने फंक्शन को बनाया था, इसको थोड़ा सा देखना है और खुद बनाने की कोशिश करनी है। जो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है ये हमने आगे जाके दोबारा पढ़ना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब ये थी आपके आज का लेक्चर। आई होप कि आपको फंक्शंस का कुछ कुछ समझ आया होगा। आपको इसके अंदर डिफ़िकल्टी आने वाली है थोड़ी सी, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप दोबारा पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कुछ ना कुछ। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।